सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज मैं आपके सामने एक नया पाठ हिंदी व्याकरण का शुरू करने जा रही हूँ। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण, पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण, उप विषय पाठ 8 समास। समास भी बेटा उपसर्ग और प्रत्यय की तरह ही 2 व्याख्यानों में बटा है, जिसके पहले व्याख्यान में हम इस पाठ के सार को जानेंगे, यानी कि समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समास, समास समझते समय याद रखने योग्य जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, भेदों के साथ साथ हम उसके अनेकों उदाहरणों को भी जानेंगे। और इसके व्याख्यान 2 में हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्याख्यान 1। सबसे पहले बेटा समास की परिभाषा। उपसर्ग और प्रत्यय की भांति जिस तरह उपसर्ग और प्रत्यय हमने किए, उसी की तरह समास भी क्या है, शब्द रचना की तीसरी विधि है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। धर्म ग्रंथ मिलकर बना धर्म ग्रंथ। लंबा उदर मिलकर बना लंबोदर। तो लंबा हमें पता है हाइट के लिए, और उदर मायने पेट, मिलकर बना लंबोदर। अब इस शब्द का तो अर्थ ही बिल्कुल अलग हो गया। तो समास की परिभाषा मैं फिर से पढ़ रही हूँ। समास रचना में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे धर्म जमा ग्रंथ धर्म ग्रंथ, लंबा जमा उदर लंबोदर। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को, यानी कि अभी हमने दो शब्द पढ़े, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, अब 2 तो हैं ही। अब 2 शब्दों में पहला जो शब्द है वो क्या है, पूर्व पद, और दूसरे शब्द को क्या कहा जाता है, उत्तर पद। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से, यानी कि दोनों जब मिलते हैं तो जो एक नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समस्त पद, यानी समास। जैसे एक उदाहरण है आपके पास, राजा जमा पुत्र का यहाँ पर कारक चिन्ह है बेटा, मिलकर बना राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र कौन होता है, राजपुत्र। ठीक है, तो ये क्या है, राजा तो हुआ पूर्व पद, पुत्र हुआ उत्तर पद, दोनों ने मिलकर जो नया शब्द बनाया वो बना समस्त पद। क्लियर? फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को क्या कहा जाता है, पूर्व पद, और दूसरे शब्द को क्या कहा जाता है, उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जब मिल जाते हैं, यानी कि उनके योग से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समस्त पद या समास कहते हैं उसे। उदाहरण में मैंने अभी आपको बताया, राजा, राजा पूर्व पद, पुत्र जो है वो हुआ उत्तर पद, दोनों ने मिलकर जो बनाया वो बना समस्त पद, यानी समास राजपुत्र। समास विग्रह, विग्रह मायने अलग करना। समस्त पद के, वो जो समस्त पद समास हमने बनाया उसके सभी पदों को अलग अलग, यानी कि अलग अलग करना, किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है।
जैसे आपके पास यहाँ पर समस्त पद के रूप में है दाल योजक चिन्ह रोटी, ठीक है। और अब इसका विग्रह क्या होगा? दाल रोटी शब्द का विग्रह होगा दाल और रोटी। तो ये क्या है? दाल और रोटी समस्त पद का विग्रह। और समस्त पद विग्रह हमारे पास आ जाए और समस्त पद या समास बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? दाल योजक चिन्ह रोटी। तो ये किसकी परिभाषा है? समास विग्रह की। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। उदाहरण है आपके पास दाल योजक चिन्ह रोटी शब्द का विग्रह होगा दाल और रोटी। ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा किसके बारे में? समास के बारे में, कि समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और हम समझ जाएंगे कि समास क्या है। समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। फिर से पढ़ रही हूं बेटा, समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। नंबर 2, समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों शब्दों के अर्थ परस्पर यानी आपस में भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था लंबा और उदर। लंबा हाइट, लंबाई, और उदर मायने पेट। दोनों के अर्थ जो हैं वो क्या हैं? भिन्न यानी कि अलग। तो समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों शब्दों के अर्थ परस्पर क्या होते हैं? भिन्न यानी अलग होते हैं। समास प्रक्रिया में तीसरा है बेटा, समास प्रक्रिया में दो शब्दों के योग से किसी तीसरे स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। दोनों शब्द हैं, दोनों सार्थक हैं, और तीसरा जो हमने शब्द बनाया वो भी स्वतंत्र शब्द है जिसका प्रयोग भाषा में किया जाता है। चौथा, समास प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद। क्या कहलाता है? समस्त पद। समस्त पद का पहला पद यानी शब्द क्या कहलाता है? पूर्व पद। और दूसरा पद यानी शब्द क्या कहलाता है? उत्तर पद। अभी पढ़ा था हमने। और छठा है बेटा, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो बेटा ये तो थी कुछ याद रखने योग्य बातें, और अब हम बढ़ते हैं अपने समास के भेदों की ओर। तो समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। नंबर 1, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नंबर 2, कर्मधारय समास। नंबर 2, कर्मधारय समास। तीसरा, द्विगु समास। चौथा, बहुव्रीहि समास। पांचवा, द्वंद्व समास। और छठा, अव्ययी भाव समास। अब बेटा इन 6 भेदों की विस्तार से जानकारी लेंगे हम। तो हमारा पहला भेद, तो बेटा पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद। देखिए उदाहरण लीजिए, राजमहल।
तो उत्तर पद कौन सा होगा? महल। राजा का महल। राजमहल क्या है? राजा का महल। राजा हुआ पूर्व पद, महल हुआ उत्तर पद, का हुआ कारक चिन्ह। तो तत्पुरुष समास के बारे में हमने जाना कि तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। गौण मायने छिपा हुआ। कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद। साथ ही इन समस्त पदों की रचना में दोनों पदों या शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, के द्वारा, का, के, की आदि का लोप कर दिया जाता है। तो बेटा हमने तत्पुरुष समास के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी है जब हम तत्पुरुष समास को करेंगे। तो पहली बात कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रधान कौन सा पद है? उत्तर पद। पूर्व पद गौण होता है यानी छिपा हुआ, और साथ ही साथ इसमें जो ये कारक चिन्ह लगते हैं, आपने अपने पिछली कक्षा में कारक पढ़े होंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, रे। तो ये कारक चिन्ह है आपके पास, लेकिन कर्ता कारक और संबोधन कारक यहाँ नहीं है। यहाँ पर है कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक 6। ठीक है, ये जो कारक चिन्ह आएंगे इनका क्या कर दिया जाता है? इनका लोप कर दिया जाता है, यानी ये छिप जाते हैं। उदाहरणों से समझते हैं। तो हमने क्या जाना कि साथ ही इन समस्त पदों की रचना में दोनों पदों या शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, के द्वारा, का, के, की आदि का क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। उदाहरण, धर्म का ग्रंथ। तो धर्म का ग्रंथ, ग्रंथ किसका? धर्म का। तो किसकी प्रधानता है? यानी उत्तर पद की। ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान, धर्म है जो है वो गौण है, और का कारक चिन्ह है, इनका लोप कर दिया गया। तो अब ये क्या बना शब्द? धर्म ग्रंथ। इसी तरह तुलसी के द्वारा कृत, कृत मायने रचित, किसके द्वारा रचित है? तुलसी के द्वारा। तो प्रधानता किसकी हुई? उत्तर पद कृत की। के द्वारा लोप कर देंगे हम कारक चिन्ह का, और तुलसी जो है यहाँ पर गौण पद है। तो हमारा शब्द क्या बना? तुलसी कृत। इसी तरह एक और उदाहरण लीजिए, देश का वासी। वासी किसका? देश का। ठीक है, तो वासी जो है यानी उत्तर पद है और ये प्रधान है। देश क्या है? पूर्व पद है, ये गौण यानी छिपा हुआ है। और का क्या है? कारक चिन्ह, जिसका हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा? देशवासी। क्या आ गया बेटा शब्द? देशवासी। तो बेटा हमारे पास और उदाहरण है, गुरु के लिए दक्षिणा। दक्षिणा उत्तर पद है, ये पद प्रधान है। गुरु जो है वो गौण पद है, और के लिए यहाँ पर कारक चिन्ह है जिसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शब्द क्या होगा? गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। अगला है बेटा 5वां, पथ से भ्रष्ट। किससे भ्रष्ट है?
पथ से। तो भ्रष्ट है जो मूल शब्द यहाँ पर, यानी उत्तर पद है, ये उत्तर पद है भ्रष्ट, यानी कि यहाँ पर भ्रष्ट जो है वो मुख्य है। पथ किससे भ्रष्ट है? पथ से। पथ गौण पद है और से कारक चिन्ह है जिसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? पथ भ्रष्ट। दान करने वाला, दानवीर। क्या करने वाला? दान करने वाला, दानवीर। तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। दान करने वाला, दानवीर। ग्राम को गत, गत मायने जाने वाला। उत्तर पद है गत और ये प्रधान है। कहाँ जा रहा है? अगर आ जाए ग्राम गत की जगह नगर गत, है ना, तो नगर जो है वो पूर्व पद है, वो गौण में हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ ग्राम क्या हो जाएगा? गौण पद। गत यानी जाना, ये है उत्तर पद और ये है प्रधान। तो को कारक चिन्ह का लोप कर देंगे तो हमारे पास शब्द बचेगा ग्राम गत। रसोई के लिए घर, घर किसका? रसोई। तो घर जो है यहाँ पर उत्तर पद है, रसोई जो है यहाँ पर पूर्व पद है जो कि गौण है, उत्तर पद प्रधान है, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? रसोई घर। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। शरण में आगत, आगत क्या है? आगत है उत्तर पद और उत्तर पद यहाँ प्रधान है। शरण पूर्व पद, ये गौण पद है। में जो है वो कारक चिन्ह है, इसका लोप कर देंगे तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? शरणागत। क्या बना शब्द? शरणागत। अगला है बेटा कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण, अब इसके लिए ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य होता है तथा दोनों पदों में उपमेय तथा उपमान का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, पूर्व पद क्या है? नील मायने नीला, नीला विशेषण किसकी? कमल की। कमल की विशेषता बता रहा है और विशेष्य कमल है। इसी तरह उपमान उपमेय का संबंध भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है नील जमा कमल, नीला है जो कमल, तो मिलकर क्या बना वो? नील कमल। तो बेटा इसका दूसरा उदाहरण है पीत जमा अंबर। पीत मायने पीले, अंबर मायने वस्त्र। तो वस्त्र की विशेषता यानी पीले रंग के वस्त्र हैं, विशेषता बताई गई है। विशेषण शब्द क्या है? पीत, और अंबर जो है वो क्या है? विशेष्य शब्द। मिलाकर क्या बना? पीतांबर। सत जमा जन, सत मायने अच्छा और जन मायने लोग, अच्छे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी जन मायने लोगों की विशेषता क्या बताई गई है? सत मायने अच्छे। कर जमा कमल, कर जमा कमल। कमल कर मायने हाथ, हाथ कैसे है? कमल की तरह मुलायम। तो यहाँ उपमान उपमेय यानी कि हाथों को किसकी संज्ञा दी गई है? कमल की। कमल से, है ना, उसकी क्या की गई है? तुलना। तो कर कमल, और कमल से ही फिर नयनों की आगे की गई है। कमल जमा नयन, नयन मायने आंखें, आंखें कैसी हैं? कमल के समान। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जाना विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। विशेषण विशेष्य का संबंध है, उपमान उपमेय का संबंध है।
तीसरा है बेटा द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद हमेशा क्या होगा? संख्यावाची। हमेशा यानी सदैव संख्यावाची विशेषण होता है, अतः यह भी गौण होता है। तथा दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराता है। तो द्विगु समास के बारे में हम क्या याद रखेंगे? जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद समूह या समुदाय का ज्ञान कराए। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं इनके। जैसे दो जमा पहर। दो संख्यावाची विशेषण है। पहर, पहर क्या होते हैं? जैसे दिन में कितने पहर होते हैं? ठीक है, दो पहर यानी दिन में जो पहर हैं उनका पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, 4 पहर होते हैं ना, 3-3 घंटे के गैप में। ठीक है, सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, फिर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दो मायने दो संख्यावाची शब्द, पहर मायने जो दिन के पार्ट हुए, भाग हुए, हिस्से हुए। पंच जमा वटी। पंच जमा वटी, 5 वटों का समूह। वट होते हैं वृक्ष, वट मायने वृक्ष। जैसे दो पहर हमने किया था, 2 पहरों का समूह यानी समाहार। उसी तरह पंच जमा वटी क्या है? पंच वटों मायने वृक्षों का समूह, पंच वटों वृक्षों के समूह वाली एक जगह। 12 जमा मासा। 12 यानी 12। ठीक है, तो 12 मासों का समूह। 12 जमा मासा, 12 मासा होगा क्या? ये 12 मासों का, मास क्या होते हैं? महीने। 12 महीनों का समूह क्या होता है? 1 साल। ठीक है, तो वो 1 साल कितने महीनों का समूह है? 12 महीनों का। त्रि जमा फला। त्रि मायने 3 और फला मायने फल, तो 3 फलों का समूह। मैंने कहा ना, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, उत्तर पद समूह या समुदाय का बोध कराए। फिर है ती जमा राहा। ती जमा राहा क्या होगा? ती मायने 3 और राहा मायने जहां से 3 राहें गुजरती हूं, तो 3 राहों का समूह। हमने उदाहरण क्या क्या पढ़े? 2 जमा पहर, 2 पहरों का समूह। पंच जमा वटी, पंचवटी, 5 वटों यानी वृक्षों का समूह। 12 जमा मासा, 12 महीनों का समूह। त्रि जमा फला, 3 फलों का समूह। और ती मायने 3 राहा, 3 राहों का समूह। तो बेटा चौथा समास है हमारे पास बहुव्रीहि समास। हमने तत्पुरुष समास में जाना, उत्तर पद प्रधान होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्मधारय में जाना, विशेषण और विशेष्य का संबंध, उपमान उपमेय का संबंध। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा द्विगु समास, जिसमें हमने जाना पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह या समुदाय का बोध कराता है। अब चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद क्या हैं? गौण होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, और जिस तीसरे पद के बारे में वो बात कर रहे हैं, अब प्रधानता किसकी है? उस तीसरे पद की। तो बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं। साथ ही यह तीसरा पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, ये शब्द आपने कर्मधारय में भी पढ़ा, लेकिन इसका जो समास विग्रह है वो अलग होगा कर्मधारय और बहुव्रीहि में। तो दोनों में अंतर भी यही है, बहुव्रीहि और कर्मधारय में। क्या कि शब्द है आपके पास पीतांबर, और यदि उसका समस्त पद विग्रह जो है वो है पीत है जो अंबर।
यानी कि पीला है जो वस्त्र, तो वो जाएगा कर्मधारय में, क्योंकि वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है। और यहाँ पर क्या होगा, पीतांबर शब्द पीत जमा अंबर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पीत जमा अंबर से मिलकर। यदि इस समास का समास विग्रह किया जाए, किसके हिसाब से? बहुव्रीहि समास के हिसाब से, तो होगा क्या? पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। अब देखा बेटा आपने, यहाँ पर जो है समस्त पद विग्रह जो है वो क्या हो गया? बदल गया, चेंज हो गया। तो कर्मधारय में क्या है? पीत है जो अंबर, और यहाँ है पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात, अर्थात जरूर देखना, अर्थात विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पीत तथा अंबर दोनों पद क्या हैं? गौण हो गए, तथा प्रधान हो गया तीसरा पद यानी विष्णु, जिसके बारे में ये दोनों पद मिलकर बता रहे हैं। क्लियर? अब और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास है लंबोदर, लंबा है जो उदर, है ना? तो यहाँ पर क्या है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। तो यहाँ पर अब समस्त पद विग्रह से पता चला कि ये कर्मधारय नहीं है, ये तो क्या है? बहुव्रीहि समास। इसी तरह देखो बेटा, अब ये हमारे पास उदाहरण है दशानन। अब यहाँ पर किस समास का अंतर पता चलेगा हमें? द्विगु समास का। दश आनन, 10 आननों का समूह, 10 मायने 10, आनन मायने मुख, 10 मुखों का समूह, तो क्या होगा? वो द्विगु समास। लेकिन यहाँ बहुव्रीहि में ये है 10 हैं आनन यानी मुख जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ ये क्या है? बहुव्रीहि समास। अगर इसका समस्त पद विग्रह होता 10 आननों का समूह, तो ये जाता द्विगु में, लेकिन इसका समस्त पद विग्रह हमें दिया है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। 10 हैं आनन मायने मुख जिसके, अर्थात रावण। तो ये अब क्या बन गया? बहुव्रीहि समास। तो बेटा अगला हमारे पास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है ये? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास, जिसमें हमने जाना कि दोनों पद क्या होते हैं? गौण, और दोनों गौण पद मिलकर जो तीसरा पद बना रहे हैं उस तीसरे पद की प्रधानता होती है। लेकिन यहाँ इस द्वंद्व समास में दोनों ही पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। साथ ही इन समासों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक यानी योजक, कनेक्टर्स और, या, अथवा, तथा आदि, इन सब का क्या हो जाता है? लोप कर दिया जाता है, यानी इन्हें छिपा दिया जाता है और इनके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। तो आइए कुछ उदाहरणों से जानते हैं। बेटा पहला उदाहरण है भाई बहन। भाई योजक चिन्ह, बहन योजक चिन्ह बीच में लगा है, और इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भाई और बहन। दूसरा है हमारे पास सुख योजक चिन्ह दुख, और इसका समस्त पद विग्रह सुख अथवा दुख। तीसरा उदाहरण है पाप पुण्य। पाप या पुण्य, आपने देखा समस्त पद विग्रह में और, अथवा, या, जब इनको समस्त पद यानी समास बनाया गया तो इनका क्या कर दिया गया? लोप कर दिया गया, और इनके स्थान पर क्या लगा दिया गया? योजक चिन्ह लगा दिया गया। क्लियर? अब है हमारे पास बेटा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय यानी अव्यय,
जिसे खर्च न किया जा सके, यानी कि जिसके लिए कुछ खर्च न करना पड़े, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जैसे उदाहरण है हमारे पास प्रति जमा दिन, प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, दिन दिन। प्रति मास, प्रति सप्ताह, प्रति महीना। तो प्रति क्या है? प्रति है अव्यय। दिन जुड़ गया तो प्रतिदिन, सप्ताह जुड़ गया तो प्रति सप्ताह, मास जुड़ गया तो प्रति मास। क्लियर? इसी तरह अन्य उदाहरण है आ जमा जन्म, आ जन्म, जन्म से लेकर। देखो आ क्या है यहाँ पर? अव्यय। आ के साथ जन्म जुड़ा तो आ जन्म यानी जन्म से लेकर, और आ मरण जुड़ जाए तो आ जमा में मरण, आमरण। ठीक है, तो बाकायदा, बा हमारे पास क्या है? अव्यय। कायदा, बाकायदा, कायदे के अनुसार। भर पेट, भर यहाँ पर क्या है? अव्यय। पेट, भर पेट यानी पेट भर कर। क्या होगा? पेट भर कर। अगला है यथा संभव। यथा क्या है यहाँ पर हमारे पास? अव्यय। संभव, संभव माने जैसा संभव हो। ठीक है, उचित हो। यथा, उचित में देखो यथा के साथ उचित जोड़ दो तो जैसा उचित हो, सही हो। यथा संभव, जैसा संभव हो। ठीक है, तो यथा, भर, बा, आ, ये सब क्या हैं? अव्यय। तो हमने अव्यय भाव समास के बारे में क्या जाना कि जिसका पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। साथ ही साथ वो पूरे पद को भी क्या बना देता है? अव्यय ही बना देता है। फिर से बता देती हूँ, जिसका पूर्व पद अव्यय हो और पूरे पद को वो अव्यय ही बना दे, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। क्लियर बेटा? तो बेटा हमने ये किया समास। समास किसे कहते हैं? शब्द रचना ही है उपसर्ग और प्रत्यय की तरह। फिर हमने उसके भेदों के बारे में जाना, उसके उदाहरणों से अवगत हुए, और अब है आपके पास गृह कार्य। गृह कार्य में बेटा आपके पास ये 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी फेयर नोटबुक यानी पक्की कॉपी में लिखने हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप उन्हें जो है अपनी फेयर नोटबुक में लिखना। पहला प्रश्न है बेटा, समास किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि समास की परिभाषा लिखनी है आपको उदाहरण के साथ। दूसरा है आपके पास बेटा, समास विग्रह से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाओ। तो समस्त पद समास कहलाता है और दूसरा क्या होता है? समास विग्रह मायने अलग करना। उसकी परिभाषा देनी है आपको, बताना है समास विग्रह किसे कहते हैं और एक उदाहरण देना है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है बेटा, समास के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखो। सबसे पहले समास के कितने भेद हैं, उनके नाम और उनके नामों के सामने एक एक उदाहरण लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।